राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। द्वितीय को किसमें गलत लिखा हुआ है? द्वितीय चरण आएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905-1919 ईस्वी तक है। उग्रवादी चरण, पहला जो चरण है इसका उग्रवादी चरण 1905-1919 तक। उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट जो प्रारंभ से ही उदारवादियों की नीति का आलोचक था उभर कर सामने आया। इस गुट को गरम दल के नाम से जाना गया। 1905-1906 तक कांग्रेस के भीतर इस गुट का स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा। कांग्रेस के उग्रवादी अथवा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि उग्रवादी को जन्म देने वाले जो कारण थे वो कौन से थे। तो अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अनुनय विनय एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया तथा वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, बंगाल विभाजन 1905 आदि विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव जैसे इटली का इथियोपिया द्वारा पराजित होना 1895-96 में, जापान द्वारा रूस को पराजित करना 1904-05 में। इसके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि में होने वाले जनवादी आंदोलन, इससे भारतीय युवाओं के मन में बैठी यूरोपीय अपराजयता का मिथक टूट गया। 1896 में 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार 1903 का आयोजन जिसमें भारी व्यय किया गया, तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं का राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे कारावास की सजा दिया जाना आदि। इन सब घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलन से विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवाद कहा गया। विचारधारा एवं कार्यपद्धति। तो जो उनके विचार थे और जो उनकी कार्यपद्धति थी वो कैसे नरमवादियों से भिन्न थे। तो यह उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। इनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। इस क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने पर बल दिया, तो साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। तिलक ने 1893 में
गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई। तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और इसी क्रम में असहयोग धारणा प्रदर्शन, अन्य अन्यायपूर्ण कानून के उल्लंघन की बात की। उग्रवादी प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं रखते थे, अतः ऐसा करने वाली उदारवादी राजनीति को उन्होंने राजनीति भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक साधनों जैसे हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि जन आधारित कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल दे रहे थे। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन योजना के तहत सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। इसी समय पंजाब का DAV आंदोलन भी तेजी से फैला। उग्रवादियों ने ग्राम सफाई, प्रतिबंध पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए व विभिन्न सहकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, गुप्त संगठन आदि स्थापित किए। उग्रवादियों की सीमाएं। उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की, फलतः सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष से 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ और ब्रिटिश सरकार को आंदोलन के दमन का अवसर मिला। तब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वह होगा बंगाल का विभाजन 1905।